हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं नन्हा कवि राहुल भारद्वाज आज आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है इंसाफ। इसके पिछले अंक में हमने बांझ नामक कहानी को पढ़ा, जिसमें आपके प्यार और सहयोग से उत्साहित होकर मैं दूसरे अंक में एक दूसरी कविता, दूसरी कहानी लेकर आया हूँ, इंसाफ। यह कहानी नारी के साहस तथा उसके द्वारा बुराइयों का अंत करने के लिए उठाई गई इंसाफ की कटार के बारे में बताती है। इस कहानी में बताया गया है कि जब नारी बुराइयों के खिलाफ अपना इंसाफ करती है, तब वह अपने और पराये का भेद भूल जाती है और बुराइयों को जड़ से समाप्त कर देती है। कहानी की शुरुआत करते हैं। इंसाफ नारी के साहस पर लिखी गई कहानी। एक लड़की अपनी उम्र के 18 पायदान जिस घर में गुजारती है, वही एक व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे पीछे हो लेती है। एक ही रात में वह व्यक्ति उसका सब कुछ हो जाता है। वह लड़की एक कठपुतली बन जाती है तथा उसकी डोर उसके पिया के हाथों में आ जाती है। समाज उस व्यक्ति को लड़की का परमेश्वर कहता है, अर्थात उससे बड़ा न तो कोई ईश्वर है और न ही कोई सगा संबंधी। वही परमेश्वर यदि मानवता की सभी हदों को पार कर दानव बन जाए, तो वह लड़की जो उसके हाथों की कठपुतली है, क्या इंसाफ करेगी अपने परमेश्वर के साथ? क्या वह फिर भी उसकी पूजा करती रहेगी या उखाड़ फेंकेगी उस दानव को इस समाज से? मैंने जो इंसाफ किया उससे कोई पछतावा नहीं है। आज मेरा परमेश्वर मेरे कदमों में पड़ा अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहा है। उसकी तड़प मुझे कितना सुकून पहुंचा रही है, मैं बयां भी नहीं कर सकती। आज से लगभग 5 वर्ष पहले की ही तो बात है। मेरी सहेली ने जब मेरी मुलाकात राज नाम के लड़के से कराई। उसका हंसमुख एवं सरल स्वभाव उसके आकर्षण का केंद्र था, जिससे ज़्यादा दूर रह पाना सभी के लिए संभव नहीं था। वह हमारे पड़ोस में किराए के मकान में रहता था। उससे बातचीत करने से मैंने जाना। उससे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद सरल स्वभाव होने के कारण मैं भी उसका व्यवहार पसंद कर रही थी। अक्सर घर की बालकनी में मैं उसे देखा करती थी। मेरे घर में मेरे अलावा पिताजी, छोटी बहन ही थे। माँ तो बचपन में ही मुझे माँ बनाकर परलोक सिधार गई। माँ बनाकर परलोक सिधारने का मतलब है कि माँ की सभी जिम्मेदारियाँ मुझे सौंपकर चली गई। तभी से छोटी बहन की देखभाल की जिम्मेदारी मैंने संभाल ली थी। पिताजी एक छोटी सी फर्म में बाबू थे, जो शाम को थके हारे आते और सो जाते। घर पर बाद में क्या होता है, कैसे होता है, इससे बेखबर थे और न ही उन्होंने कभी जानने का प्रयास किया। उन्हें अपनी बड़ी बेटी मनोकामना पर पूरा भरोसा था। घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद 1-2 घर में ट्यूशन भी किए थे मैंने, ताकि राधिका को वे सभी खुशियाँ दे सकूं जो मुझे नहीं मिल सकी। राधिका, जो मेरी नज़रों में अभी बच्ची ही थी, अपनी उम्र के 15वें पायदान पर ही थी। नटखट स्वभाव होने के कारण पता ही नहीं चला कि वह इतनी बड़ी कैसे हो गई। हम दोनों की उम्र में खास अंतर नहीं था, सो वह एक अच्छा दोस्त मानकर दिल की सारी बातें कर लेती थी। दीदी, बर्थडे क्या होता है? राधिका के मुख से निकले शब्द में मेरी एक कमी की ओर इशारा किया। आंचल में छिपा लिया। उस दिन
जब कोई जन्म लेता है उसी दिन को प्रतिवर्ष बर्थडे के नाम से जाना जाता है। वह दिन जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन को प्रतिवर्ष बर्थडे के नाम से मनाते हैं। दीदी, क्या मेरा भी बर्थडे मनाओगी? कब है मेरा बर्थडे? अगले सप्ताह। हम भी मनाएंगे तेरा बर्थडे। पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा कर खूब धूमधाम से मनाया राधिका ने अपना बर्थडे। कितनी खुश थी वह उस दिन। एक दिन रात को पिताजी कुछ खासे परेशान दिखाई दिए। बेटी, अब तुझे अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। कब तक अपना जीवन बर्बाद करती रहेगी हमारे पीछे? आंखों में आंसू लिए लिपट गई पिता के कलेजे से। अगले दिन पिताजी जल्दी घर आ गए। बेटी, कुछ अच्छे कपड़े पहन लेना, दो भले लोग तुझे देखने आएंगे। उस व्यक्ति को देखते ही अचंभे में पड़ गई। यह तो वही शख्स है जिसका परिचय कुछ दिन पहले मेरी सहेली ने कराया था। पिताजी ने परिचय कराते हुए बताया कि बेटी, यह राज है, बहुत ही होनहार है, हमारे दफ्तर में मैनेजर हैं, इसी वर्ष यहाँ आए हैं, हमारे ही पड़ोस में रहते हैं। उन्होंने कल तुम्हारे बारे में बात की थी, तुम्हारी क्या राय है? मनोकामना यह सोचकर कि पड़ोस में रहकर राधिका की अच्छी देखभाल कर सकूंगी, इस रिश्ते को हाँ कर दी। वह दिन भी जल्दी आ गया जब वह घर जिसमें मैंने अपनी उम्र के 18 पायदान गुजारे थे मेरे लिए पराया हो गया। आंखों में आंसुओं का समुंदर लिए अपने परमेश्वर के पीछे पीछे चलती चली गई, राधिका को रोता छोड़कर। मैं मन ही मन अपने परमेश्वर राज को पाकर खुश थी। मनोकामना की ससुराल में मायके में 4 घरों का ही फासला था। राधिका का जब भी मन करता अपनी दीदी से मिलने आ जाती। राधिका इंटर में आ चुकी थी। मनोकामना के समान ही तीखे नैन नक्श हंसमुख स्वभाव था राधिका का। राधिका और राज में हंसी मजाक चलता रहता तो मनोकामना जीजा साली की तकरार भरी बातें अक्सर चलती रहती हैं, यह सोचकर बहुत खुश होती थी। राधिका का निखरता यौवन आखिर राज को दिखाई दे गया। राधिका नहीं जान पाई थी कि राज के मन में क्या है, जबकि राज के मन में राधिका के यौवन का नशा चढ़ता ही जा रहा था। पल पल पनपते इस प्यार ने कब राज को दानव बना दिया पता नहीं चला। उसकी आंखें तो उस दिन अचंभे से खुली की खुली रह गईं जब घर में राधिका की चीख सुनाई पड़ी। वह तेजी से उस ओर दौड़ी तो देखकर सन्न रह गई। राज मानवता की सभी हदों को पार कर एक जानवर की तरह राधिका से लिपट रहा था। कोई जानवर ने उसके वस्त्र तार तार कर डाले थे। उस जानवर ने उसके वस्त्र तार तार कर डाले थे। मुझे देख शायद उसमें कुछ शेष बची मानवता ने जन्म लिया। उसे छोड़ कमरे से बाहर चला गया। राधिका तुरंत दौड़कर मुझसे लिपट गई। उसका रोम रोम सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उस जानवर ने जो आज कृत्य करने का प्रयास किया, उससे उसके मन में चल रही वह श्रद्धा और भक्ति की ज्योत हमेशा हमेशा के लिए बुझ गई। जिसमें वह प्रतिदिन श्रद्धा, भक्ति और प्यार की आहुति दिया करती थी। उसने तुरंत वह घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया और अपनी बहन के साथ मायके में रहने लगी। क्योंकि हमारे घर वह ससुराल में 4 घरों का ही फासला था, किंतु इस घटना ने अंतर कोसों दूर बना दिया।
इस घटना से राधिका इतनी सहम गई थी कि उसका वह नटखट एवं चंचल स्वभाव न जाने कहाँ गुम हो गया। लगभग 2 माह के अंतराल के बाद भी राज के मन से राधिका के यौवन का नशा न उतर पाया, किंतु वह यह जरूर जान चुका था कि मनोकामना को दूर रखकर राधिका को प्राप्त नहीं कर सकता है। राज ने कई बार मनोकामना से बात करनी चाही, किंतु वह सफल नहीं हो सका। धीरे धीरे बात बड़ों तक पहुंची। मनोकामना ने साफ साफ कह दिया कि वह राज से उसका कोई रिश्ता नहीं है, किंतु समाज के फैसले, राधिका के भविष्य तथा पिता की जिद ने मजबूर कर दिया। मनोकामना को ना चाहते हुए भी जाना पड़ा राज के साथ। कुछ ही दिनों में सब कुछ सामान्य हो गया, किंतु राधिका पहले की तरह मनोकामना के पास नहीं आती थी। मनोकामना ही पहुंच जाती थी जब उसका मन करता था। कुछ दिन में मनोकामना को भी लगा कि राज को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया। एक दिन मनोकामना ने राधिका को समझाया कि राज वास्तव में बदल गया है। दीदी के ममता भरे वचनों ने राधिका का डर समाप्त कर तो दिया, किंतु मनोकामना को जीजा साली की वह तकरार भरी हंसी मजाक दोबारा देखने को नहीं मिली। एक दिन मनोकामना बाजार सामान लेने गई थी। राज घर पर बैठा दफ्तर का काम कर रहा था कि तभी इससे बेखबर राधिका ने दरवाज़ा खटखटाया। राज को घर पर देख राधिका कुछ सहम सी गई। पलटने ही वाली थी कि राज ने राधिका का हाथ पकड़ लिया और अपने इस कृत्य की माफ़ी मांगने लगा। उसकी मासूम निगाहें नहीं समझ पाईं कि उसके मन में क्या है। एक ही पल में माफ़ कर दिया। घर में बैठी राधिका मनोकामना का इंतजार कर रही थी। राज, जो न जाने कब से उस दिन की प्रतीक्षा में था कि राधिका के मदमस्त यौवन को अपनी बाहों में ले तुरंत मानवता की जंजीरों को तोड़ दानव बन बैठा और टूट पड़ा राधिका की अस्मत को तार तार करने के लिए। वह गिड़गिड़ा रही थी उस दानव की मजबूत पकड़ से आज़ाद होने के लिए, किंतु उसे तो बस राधिका का मदमस्त यौवन ही दिखाई दे रहा था। किंतु राधिका की चीख पुनः मनोकामना के कानों में पड़ी और उस नारी ने उस परमेश्वर से बने दानव के कृत्यों पर अंकुश लगाने के लिए उठा ही लिया इंसाफ का चाकू अपने हाथों में। पहले ही बार में राज जमीन पर जा गिरा और मनोकामना ने बिना कुछ सोचे समझे बार पर बार कर डाले। खून की पिचकारियाँ फूट निकली, आँखों में आंसू और ज्वाला लिए कर डाला मनोकामना ने इंसाफ। आज उसका परमेश्वर, जिसके पीछे उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, उसके कदमों में पड़ा तड़प रहा था। उसके मुख से निकलती एक एक पीड़ा भरी सांस, जिसकी गति धीरे धीरे कम होती जा रही थी, सारे घर में गूंज रही थी। आखिर हो ही गया सन्नाटा। कुछ पल के लिए राधिका भी सहम सी गई मनोकामना का यह रूप देखकर, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी उसने कभी अपने मन में, और अंत में गिर पड़ी अपनी अस्मत की रखवाली अपनी दीदी मनोकामना के पैरों में। मनोकामना, जो शायद इस कृत्य के लिए पुरस्कार एवं प्रशंसा की हकदार थी, इस समाज एवं समाज के बनाए कानून ने उसे इस कृत्य के लिए उम्र कैद की सज़ा दी। वह समाज द्वारा घोषित सज़ा जो आज भी काट रही है, किंतु उसे अपने द्वारा किए गए कृत्य पर कोई पछतावा नहीं है। वास्तव में यही था एक नारी का इंसाफ, जिसके लिए वह सदा पूजनीय रहेगी। वास्तव में नारी समाज का आधार है, सदा पूजनीय है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने नारी के साहस का एक महत्वपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है।
दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही कहानी आगे पढ़ने के लिए, अगले अंक में देखने के लिए हमारे चैनल नन्ना कवि को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और वीडियो में कमेंट करें। धन्यवाद।